हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 14 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कथन और धारणा से। धारणा के जगह पे कभी कभी पूर्व धारणा या अवधारणा भी लिखा हुआ मिलता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो कथन दिया होता है उसके आधार पर यह तय करना होता है कि कौन सा पूर्व धारणा जो है वो इस कथन में अंतर्निहित है, यानी इस कथन से कौन सा अवधारणा स्पष्ट होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे कथन क्या है, बोला है कि रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। रामू को मई में यात्रा करना है, इसके लिए वह अप्रैल महीने में ही रेल आरक्षण कराया यानी कि ट्रेन टिकट बुक किया है अप्रैल महीने में, लेकिन जाना उसको कब है, मई में। अब इस बात से क्या एजप्शन बनता है यह हमें तय करना है, क्या पॉसिबिलिटी बनता है यह हमें तय करना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है अवधारणा कि रेल आरक्षण 1 महीना पहले किया जा सकता है। इसके आधार पर तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रामू को मई में यात्रा करना है, इसके लिए वह अप्रैल में ही रेल आरक्षण करा लिया है। तो मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में अगर आरक्षण कराया है मतलब 1 महीना पहले आरक्षण कराया है, 1 महीना पहले आरक्षण कराया है। इससे एक बात तो तय हो गया कि रेल आरक्षण जो है वह 1 महीने पहले कराया जा सकता है, तभी तो रामू 1 महीने पहले आरक्षण कराया है। तो पहला अवधारणा जो है, पहला धारणा जो है वह अंतर्निहित है इस स्टेटमेंट में, इस कथन में। दूसरे को चेक करते हैं, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। अब देखिए मुंबई से हैदराबाद के लिए कितना ट्रेन है इसकी कोई जानकारी यहाँ पे इस स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, और रामू कहाँ से लेकर के कहाँ तक यात्रा करता है इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। रामू मई महीने में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है, लेकिन रामू को कहाँ से कहाँ जाना है इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो जो दूसरा दिया गया है ना वो आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत है। मुंबई से हैदराबाद के लिए कितनी ट्रेनें हैं इसके विषय में, जगह के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल धारणा या अवधारणा एक अंतर्निहित है। आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नंबर 2 बोला है वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह में कुल दिनों का योग ज्ञात करिए। यानी वर्ष 1900 से लेकर के 2000 तक के दौरान फरवरी महीने में कुल जितना दिन होगा ना उसका हमें योग बताना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा कि फरवरी जो है वह एक नॉर्मल ईयर का फरवरी आपका 28 दिन का होता है, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर का जो फरवरी होता है वह आपका 28 दिन का होता है, जबकि एक लीप वर्ष का फरवरी जो है वह आपका 29 दिनों का होता है। और लीप वर्ष जो है वह प्रत्येक 4 साल के बाद आ जाता है। एक नॉर्मल ईयर का फरवरी 28 दिनों का और एक लीप ईयर का फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। अब लीप ईयर का पहचान क्या होता है, तो जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए, अंतिम 2 अंक में भी आप भाग दे सकते हैं, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लग जाए वह लीप वर्ष होता है। जैसे अगर हम बात करें 1904 का, तो 1904 एक लीप वर्ष है, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक में देख लीजिए 4 का भाग लग जाएगा ना, 4 से यह कट जाएगा। तो जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लग जाए वह आपका लीप वर्ष होगा। 1903 लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 1903 में 4 का भाग नहीं लगेगा, अंतिम 2 अंक में भी 4 का भाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें शताब्दी वर्ष का, जैसे जिसके भी अंतिम में 00 होगा ना वह शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष में हम लोग 4 से भाग दे के नहीं चेक करते हैं, 400 से भाग दे करके चेक करते हैं। कोई भी शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष तभी होगा जब वह 400 से कटेगा। तो वर्ष 2000 को चेक करिए, यह आपका 400 से कट जाएगा, 400 पंचे 2000, यानी 2000 जो है वह शताब्दी वर्ष होने के साथ साथ लीप वर्ष भी है। और लीप वर्ष होने का मतलब है कि वर्ष 2000 का जो फरवरी होगा वह आपका 29 दिनों का होगा। लीप वर्ष होने का बस एक ही मतलब है
कि उस वर्ष आने वाला जो फरवरी होगा वह 28 के बजाय 29 दिनों का होगा। एक दिन बढ़ जाता है, इसी के वजह से पूरे वर्ष में भी एक दिन ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 366। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया होता कि वर्ष 1900 से, ठीक है, 1900 से अलग से एक छोटा क्वेश्चन लेके समझते हैं, 1905 तक फरवरी महीने में कुल कितने दिन होंगे, इसी क्वेश्चन को छोटा किए हैं। अभी 1900 से 2000 है ना, पहले हम 1900 से 1905 में लेकर के आपको समझा लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ताकि आज के बाद दोबारा अगर इस तरीके का क्वेश्चन या इसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बड़े आराम से बना सके। ठीक है, और पढ़ने का यही मतलब होना चाहिए कि जो भी चीज़ आपने एक बार पढ़ा उसको आपको फिर से लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से कि वर्ष 1900 से 1905 के दौरान फरवरी महीने में कुल कितने दिन होंगे। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि वर्ष 1900 को हमें शामिल करना है, 1900 से, तो 1900 को तो शामिल करेंगे। 1900 के बाद अगला वर्ष क्या होगा आपका, 1901 हो जाएगा। इसके बाद अगला वर्ष कौन सा होगा आपका, 1902 हो जाएगा। फिर अगला वर्ष कौन सा होगा आपका, 1903 हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ष क्या होगा आपका, 1904 हो जाएगा। और फिर अगला वर्ष क्या होगा आपका, 1905 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1900 से 1905 बोला है तो 1900 भी रहेगा और 1905 भी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 से 5 तक की संख्या को लिखना है तो हम 2, 3, 4, 5 सभी को लिखेंगे, लेकिन 2 और 5 के बीच का संख्या लिखना है तो हम 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 और 5 नहीं लिखेंगे। बीच जैसे ही बोलेगा दोनों किनारे वाले को छोड़ देना है, लेकिन से और तक बोला जाए तो पहला और अंतिम दोनों किनारा वाला भी आपको शामिल करना होगा। अब सोचिए कि वर्ष 1900 में कुल 12 महीने होगा, इसमें से फरवरी है ना, प्रत्येक साल में तो फरवरी आएगा ही, तो 1900 का जो फरवरी होगा वह कितने दिनों का होगा, वह 28 दिनों का होगा। तो वर्ष 1900 में फरवरी 28 दिन का। 1901 एक नॉर्मल ईयर है तो इस साल भी जो फरवरी आएगा वह आपका 28 दिनों का। 1902 एक नॉर्मल ईयर है, इस साल भी जो फरवरी आएगा वह आपका 28 दिन का। 1903 इस साल जो फरवरी आएगा वह भी आपका 28 दिन का। लेकिन 1904 एक लीप वर्ष है, इस साल जो फरवरी आएगा वह 29 दिनों का होगा। हम 28 वर्ष यहाँ पे लिए हैं, एक जो बच गया उसको हम बाद में ऐड करेंगे। वर्ष 1905 इस वर्ष भी जो फरवरी आएगा वह कितने दिनों का होगा, वह 28 दिनों का होगा। 1905 का जो फरवरी होगा वह भी आपका कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का होगा। केवल एक जगह आपको ध्यान देना है कि 1904 का फरवरी 28 दिन का नहीं होगा, 29 दिन का होगा, लेकिन यहाँ पे हम कितना लिए हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 28 लिए हैं, बाकी एक अलग से ऐड कर देंगे। तो देखिए कुल मिला के कितना वर्ष हो गया 1900 से लेकर के 1905 तक में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष हो गया। 1900 से लेकर के 1905 तक में कुल मिला के कितना वर्ष हो गया, 6 वर्ष। और प्रत्येक वर्ष का फरवरी कितने दिनों का होगा, 6 गुने 28, प्रत्येक वर्ष का फरवरी 28 दिन का होगा। तो इन 6 वर्षों में फरवरी में कुल कितना दिन होगा, इन 6 वर्षों के फरवरी में कुल कितना दिन, 6 गुने 28 दिन हो जाएगा। प्लस जितना लीप वर्ष आएगा उतना तो आपका फरवरी में एक्स्ट्रा दिन होगा, तो एक्स्ट्रा दिन अलग से ऐड करेंगे। तो 1900 से 1905 के बीच में सिर्फ एक लीप वर्ष आएगा और उस वर्ष फरवरी 29 दिनों का होगा, लेकिन हम लोग इसमें केवल 28 दिन काउंट किए हैं। तो वह जो एक दिन एक्स्ट्रा आया है, जितना लीप वर्ष होगा उतना एक्स्ट्रा दिन फरवरी में मिलेगा, उसको हम अलग से ऐड कर देंगे। तो 28 छक्के 6 8 48, 8 हासिल 4, 6 दूना 12 और 4 16, 168। 168 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169, यानी कुल मिला के 169 दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, 1900 से लेकर के 1905 वर्ष 1900 से लेकर के 1905 में तक में फरवरी महीने में कुल मिला के कितना दिन हो जाएगा आपका, 169 दिन हो जाएगा। एक चीज और आप यहाँ पे समझिए कि 1900 से लेकर के 1905 तक में कितना वर्ष होगा, तो 1900 से 1905 में अंतर कितना का है, 5 का ना। 1905 में से 1900 माइनस करिए 5, तो जितना का अंतर होगा उससे एक ज़्यादा वर्ष होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष है ना। जनरली लगता है कि 1900 से लेकर के 1905 तक में 5 वर्ष ही होगा, जबकि देख लीजिए कितना वर्ष हो रहा है आपका, 6 वर्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा। अब आइए सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, सेम चीज़ आइए यहाँ पे करते हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि 1900 से 2000 के दौरान फरवरी महीने में कुल कितना दिन, तो 1900 से 2000 में कुल कितना वर्ष होगा, तो कितने साल का अंतर है, देखिए तो कितने साल का अंतर है 2000 से 1900 में, 2000 माइनस 1900 करिए, 100 साल का अंतर है। तो 100 साल का अंतर है ना, इसका मतलब कि कितना दिन होगा टोटल, कितना वर्ष होगा टोटल, 101 वर्ष होगा।
तो 1900 से लेकर के वर्ष 1900 से लेकर के 2000 तक में कुल मिला के कितना साल होगा? 101 साल। और प्रत्येक साल फरवरी तो कम से कम 28 दिन का होगा ही, तो 101 गुना 28 कुल मिला के फरवरी में इतना दिन तो होगा ही, यानी 2828 फरवरी में इतना दिन तो होगा ही। इसके अलावा अब हमें क्या करना है? अब हमें लीप ईयर काउंट करना है, क्योंकि जितने भी लीप वर्ष होंगे ना उसमें फरवरी में एक्स्ट्रा दिन आएगा। तो लीप वर्ष काउंट करिए। 1900 से 2000 के बीच में पहला लीप वर्ष बोलिए क्या होगा? पहला लीप वर्ष आपका 1904 होगा। और 2000 तक में आखिरी लीप वर्ष क्या होगा? आखिरी लीप वर्ष आपका 2000 होगा। तो अब हमें क्या पता करना है कि 1904 से लेकर के 2000 तक में 1904 से लेकर के 2000 तक में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो 1904 से लेकर के 2000 तक में जितने भी संख्या 4 से कटेगा ना, वह आपका जितने भी संख्या 4 से कटेगा उतना आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो कितना संख्या 4 से कटेगा कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका है लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 2000 में से 1904 माइनस करिए, कितना होगा? 96 बट्टा डिफरेंस। तो 4 से कटने वाली संख्या निकालना है, तो 4 प्लस कितना करेंगे? 1। अब 4 से काटे इसको, कितना हो जाएगा? 24। तो 24 प्लस 1 यानी कि 25 लीप वर्ष होगा। तो 25 और इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि 25 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2828 में 25 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा? 2853, यानी कि 1900 से लेकर के 2000 के दौरान फरवरी महीने में कुल मिला के 2853 दिन हो जाएगा। 1900 से 2000 तक की अगर बात करें तो कुल कितना लीप वर्ष होगा? कुल कितना लीप वर्ष कैसे निकालिएगा? तो पहला लीप वर्ष देखिए क्या है? 1904। और आखिरी लीप वर्ष क्या है? 2000। तो और इसके बीच में 1904 के बाद अगला कौन होगा? 1908। अगला कौन होगा? 1912। 4 के अंतर पर। तो कैसे निकाले कि कुल कितना लीप वर्ष होगा? तो जो भी 4 से कटेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो भी 4 से कटेगा वो लीप वर्ष होगा। तो तरीका है लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 2000 में से 1904 माइनस करिए, 96 बट्टा डिफरेंस। 1904 के बाद 1908, 4 का अंतर आएगा, +1। इससे निकल जाता है कुल मिला के कितना 4 से कटेगा, और जितना 4 से कटेगा वही आपका लीप वर्ष होगा। तो 25, यानी कि 25 दिन आपका एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। तो फरवरी महीने में कुल मिला के 2800 कितना दिन हो जाएगा आपका? 53। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे चलिए। असंगत की पहचान करना है, लेकिन बहुत ही ध्यान से आपको पहचान करना है असंगत कौन है इसमें, है ना। इन चारों आकृति को गौर से देखिए और इसको भी गौर से देखिए, तो पता चलेगा कि इसमें एक आकृति के अंदर 2 आकृति है। देख लीजिए, यहाँ पे भी एक सर्कल है और यहाँ पे एक चेहरा है, 2 आकृति है। तो यह असंगत है, मतलब यह असंगत जो है वो आकृति ए, या आकृति ए है, या आकृति बी है, या आकृति सी है, या आकृति डी है। तो आकृति ए जो है वह असंगत है, मतलब सबसे विषम है। तो आकृति ए को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे विकल्प डी। तो हमारा आंसर आकृति ए होगा, ऑप्शन ए नहीं, ध्यान रखिएगा। आकृति ए और आकृति ए को किस ऑप्शन ने दर्शाया है? विकल्प डी ने। तो आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का विकल्प डी। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला गया है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब प्रश्न देख लीजिए क्या है, यही आपका प्रश्न है, ठीक है, यही आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है। मैंगो का कोड क्या होगा यह हमें खोजना है। अच्छा, मैंगो का कोड हमें सीधे खोजना नहीं है, क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ सिलॉक्स का भी है। देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है, कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो को प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंगो को प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो पहले कथन में देखिए क्या है, आई लव मैंगोज, और दूसरे में क्या है, आई लव ऑरेंज। आई लव मैंगोज का कोड यहाँ पे दे रखा है और आई लव ऑरेंज का कोड यहाँ पे दे रखा है। तो कैसे हम लोग निकालते हैं पता होगा। इसमें इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, आई लव कॉमन है। तो इस दोनों के कोड में भी 2 लेटर कॉमन होगा, ELA। इसका मतलब ELA किसका कोड होगा, आई लव का। इसमें अब क्या बचा, मैंगोज, और इसमें कोड क्या बचा, मैनेज। तो मैंगोज का कोड क्या होगा, मैनेज होगा। उसी तरह से ऑरेंज का कोड क्या होगा, ऑरेंज है ना, ऑरेंज हो जाएगा ऑरेंज का कोड, ठीक है। तो मैंगोज का कोड हम कब निकाल पाए, जब हमारे पास कथन 1 और 2 दोनों था। अगर केवल कथन 1 होता तो क्या हम मैंगोज का कोड खोज पाते कि कौन है, या केवल कथन 2 से क्या हम खोज पाएंगे कि मैंगोज का कोड कौन है, नहीं खोज पाएंगे। यानी कथन 1 और 2 दोनों जो है
वह दोनों एक साथ पर्याप्त है। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। इस दोनों की आवश्यकता है हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मैंगो का कोड पता करने के लिए हमें यह दोनों कथन चाहिए, तभी हम लोग मैंगो का कोड पता कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल रही है। दक्षिण पूर्व देख लीजिए किस तरफ होता है, ध्यान से समझिएगा दिशाओं को। दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होता है, ऊपर में आपका उत्तर दिशा होता है और नीचे में दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, अब दक्षिण और पूर्व के बीच का जो दिशा होता है दक्षिण पूर्व होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो दिशा होता है दक्षिण पश्चिम होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का दिशा उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पूर्व के बीच का दिशा उत्तर पूर्व होता है। बोला है पार्वती दक्षिण पूर्व की ओर, देख लीजिए दक्षिण पूर्व की ओर यानी इस दिशा में चला है, दक्षिण पूर्व की ओर, यही होगा ना, दक्षिण पूर्व की ओर। यह आपका सब डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन तो यही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह 4 आपका मेन डायरेक्शन है, बाकी का 4 सब डायरेक्शन। तो जब भी सब डायरेक्शन में चलना होगा तो तिरछा चलेंगे, और मेन डायरेक्शन में चलना होगा तो सीधा चलेंगे। सीधा ऊपर जाएंगे उत्तर, सीधा नीचे जाएंगे दक्षिण, सीधा दाहिने हाथ की तरफ पूर्व, सीधा बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। जब भी वर्टिकली चलेंगे हम लोग, तिरछा चलेंगे, तो आपका सब डायरेक्शन होगा। अब इसको गौर से देखिए, हम लोग नीचे की ओर चले हैं तो दक्षिण हो जाएगा, और साथ में दाहिने हाथ की तरफ चले हैं तो पूर्व हो जाएगा, यानी यह दिशा क्या होगा, दक्षिण पूर्व। अब बोला है कि अब ठीक दाएं मुड़ी, तो जब भी दाएं मुड़ने के लिए बोले ना तो आप क्लॉकवाइज मुड़िए। तो दाएं मुड़ी, यहाँ से किस दिशा में मुड़ी है, दाएं मुड़ी, देख लीजिए। अगर सब डायरेक्शन में चल रही है दाएं मुड़ेगी तो सब डायरेक्शन में ही चलेगी। तो अब दाएं मुड़ी है, अब आपको बताना है कि वह किस दिशा की ओर चल रही है। इसके बारे में बताइए कि यह कौन सा दिशा है, यही वाला है ना, यही वाला दिशा है। कौन सा दिशा, दक्षिण पश्चिम। आंसर विकल्प सी। यह दिशा कौन सा होगा, नीचे की ओर है तो दक्षिण, और बाएं हाथ की तरफ है तो पश्चिम। नीचे और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, यह कौन सा दिशा होगा, यह ऊपर है तो उत्तर होगा, और दाहिने हाथ की तरफ है, डायरेक्शन को गौर से देखिए, दाहिने हाथ की तरफ है तो पूरब होगा, यानी उत्तर पूरब दिशा हो जाएगा। उसी तरह से इस दिशा के बारे में बताइए कौन सा होगा, ऊपर की ओर है तो उत्तर, और बाएं हाथ की तरफ है तो पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन आपका हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। x प्लस वाई का अर्थ है y की बेटी x है। यह क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन का है, लेकिन कोडेड रिलेशन का है। आपका कोडिंग के फॉर्म में यहाँ पे संबंध को दर्शाया गया है। x प्लस वाई का अर्थ क्या है, y की बेटी x है। x माइनस वाई का अर्थ है y की पत्नी x है। x एट द रेट वाई का अर्थ है y का बेटा x है। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि अगर इस तरीके से रिलेशन दिया गया है तो इसके आधार पे आप बताइए कि भी एम का क्या है। अब इसका आप फैमिली ट्री बनाइए। फैमिली ट्री में क्या करना है कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। अकॉर्डिंग टू जनरेशन, इस धरती पर जो पहले आया होगा उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आएगा उसको नीचे। यानी हमेशा माता पिता को उसके संतान के ऊपर और किसी भी व्यक्ति के संतान को उसके जस्ट नीचे लिखना है। ठीक है, पति पत्नी के बीच में प्लस सिंबल यूज करना है। पुरुष कैंडिडेट को, जो भी पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में रखना है, जो महिला होगी उसको कहाँ रखना है, सर्किल में। इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लड रिलेशन हम पढ़ा चुके हैं। अब आइए, यहाँ पे क्या है, m@t, यही तो आपका दे रखा है ना डाटा, इसी के आधार पे हमें बताना है कि भी एम का क्या है। तो एट द रेट का मतलब देखिए क्या है, x एट द रेट वाई का अर्थ है y का बेटा x है। तो उसी तरह से m@t का अर्थ क्या होगा, t का बेटा m है। तो t का बेटा m है तो t के नीचे कौन रहेगा, m रहेगा। जेंडर किसका क्लियर है, m का, क्योंकि m बेटा है t का, और बेटा यानी पुरुष होगा, इसको रखेंगे ट्रायंगल में। आगे बढ़ते हैं, t माइनस n, तो माइनस का मतलब देखिए क्या है, x माइनस वाई का अर्थ है y की पत्नी x है। तो t माइनस n का मतलब है n की पत्नी t है। n की पत्नी कौन है, t है। तो t जो है वह n की पत्नी, तो t और n दोनों साथ में रहेगा, सेम जनरेशन है। और t पत्नी है तो इसको रखिए सर्किल में। पत्नी है तो महिला होगी, और पत्नी किसका होगा, हमेशा पुरुष का ही पत्नी होगा। और पति पत्नी के बीच में क्या यूज करना है, आपको प्लस सिंबल यूज करना है। t पत्नी हो गया n का। आगे n एट द रेट भी है। एट द रेट का मतलब क्या होता है, x एट द रेट y का अर्थ है y का बेटा x है। उसी तरह से n एट द रेट भी का अर्थ होगा v का बेटा n है। तो v का बेटा कौन है, n। तो n जो है वह v का बेटा है, तो n कहाँ रहेगा आपका, v के नीचे रहेगा। तो यहाँ पे v को डाल दिए। आगे चलिए, v प्लस r, x प्लस y का अर्थ है y की बेटी x है, तो v प्लस r का अर्थ होगा r की बेटी v है।
आर की बेटी भी है, तो आर ऊपर रहेगा, भी नीचे रहेगा। आर की बेटी किसको बनाना है? भी को बनाना है, बना दिए। और बेटी है यानी यह महिला होगी, तो इसको हम लोग कहाँ डाल दिए? सर्किल में डाल दिए। ठीक है, चलिए, तो यह हमारा फैमिली ट्री आपका बन के तैयार हो गया। फैमिली ट्री बनाते वक्त हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। अकॉर्डिंग टू जनरेशन इस धरती पर जो पहले आया होगा उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आया होगा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, माता पिता को हमेशा ऊपर लिखना है, संतान को उसके जस्ट नीचे लिखना है। भाई बहन होगा, पति पत्नी होगा, उसको एक समान रेखा में लिखना है। दूसरा चीज़ आपको यह भी ध्यान रखना है कि पति पत्नी के बीच में प्लस का सिंबल हो। आगे हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? भी एम का क्या है? हमें क्या बताना है कि भी जो है ना वह एम का क्या है। तो गौर से देखिए यहाँ पे भी जो है वह एम का क्या है। तो एम की यह माता हो जाएगी, एम के जस्ट ऊपर जो होगा वो उसके माता पिता। तो एम के ऊपर जो है वह टी है, तो टी या तो माता या पिता होंगी, तो सर्किल में है यानी महिला होगी, तो टी माता। एम की माता टी और टी का पति एन, प्लस का सिंबल से समझ जाना है। टी का पति एन यानी एम का पिता एन, और एन की माता भी। व्यक्ति के ऊपर उसकी माता होंगे, तो एन के ऊपर भी माता या पिता, तो एन के ऊपर भी है यानी भी या तो माता या पिता होगा एन का। सर्किल में है मतलब महिला होगी, तो भी जो है वह माता हो जाएगी एन का। तो हमें क्या बताना है कि भी एम का क्या है? भी एम का क्या है? तो एम के पिता की माता है भी, एम के पिता की माता है भी, तो पिता की माता यानी क्या हो जाएगी? दादी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दादी। भी जो है एम का क्या है? दादी। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलिए। कथन और निष्कर्ष से है, बोला है एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, गार्जियन से बोला है कि इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग लेने की जरूरत है। एक बच्चा है जिसके बारे में यह बोला है उसके अभिभावक से एक शिक्षक कि इस बच्चे के बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग की जरूरत है, इसे परामर्श देने की जरूरत है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीकों में से एक काउंसलिंग भी है। बिल्कुल इससे यह बात स्पष्ट होता है, क्योंकि तभी तो शिक्षक काउंसलिंग लेने की बात बोला है ना। यह जो समस्या है आपका बुरा व्यवहार, वह तो व्यवहार संबंधी समस्या है। तो व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीकों में से एक काउंसलिंग है, यह बात यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होता है। लेकिन अगर बोला गया होता कि व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए केवल एक तरीका काउंसलिंग है, तो यह तो गलत हो जाता है ना। यह यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरीका काउंसलिंग है, यह तो स्पष्ट हो रहा है। आगे, व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग लेना है, यह बात तो गलत है। यह बात तो आपका और भी तरीका हो सकता है, लेकिन शिक्षक ने सजेस्ट किया है एक तरीका, तो तरीका और भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक। तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं, निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था पिछला साल ग्रुप डी के अंदर, ध्यान से समझिएगा क्या है। बोला है प्रश्न कि एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन है, कोई वस्तु है, वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे के क्रम में व्यवस्थित करता है, यानी पहले छोटा उसके बाद लंबा। इन सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? हमें क्या ढूंढना है? क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है। सबसे लंबा क्रेयॉन के बारे में पता लगाना है। इसके लिए हमें यह तय करना है कि कौन सा कथन जो है वह पर्याप्त है। तो कथन एक देखिए, एल जी और डी से लंबा है। एल जो है ना वह आपका जी और डी से लंबा है, तो एल कहाँ रहेगा? जी और डी के ऊपर। लंबा को ऊपर रखिए, छोटा को नीचे रखिए। आगे केवल इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि एल जी और डी से लंबा है। नंबर 2, बी एल से लंबा है। बी जो है वह क्या है? एल से लंबा है, तो बी को कहाँ रखेंगे? एल के ऊपर। आगे एक्स जी से छोटा है। अब जी से छोटा कौन है? एक्स, तो एक्स को कहाँ रखेंगे? जी के नीचे। हालांकि डी का अभी निर्धारण तय नहीं हुआ है कि डी जो है वह एक्स के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, हालांकि इससे कोई मतलब भी नहीं है। अब देखिए जो भी व्यक्ति है, 5 व्यक्ति, 1 2 2 4 और 1 5, पांचों व्यक्ति को हम लोग व्यवस्थित कर चुके हैं। एक चीज तो तय है कि डी जब भी रहेगा तो या तो जी के नीचे रहेगा या फिर एक्स के नीचे रहेगा, या तो एक्स के ऊपर रहेगा या एक्स के नीचे रहेगा, लेकिन एल के नीचे जरूर रहेगा, क्योंकि एल जी और डी दोनों से लंबा है। अब ऊपर तो जाएगा नहीं यह सब। अब बोला है कि सबसे लंबा कौन है, तो देखिए सबसे लंबा पता चल गया ना, सबसे लंबा कौन है? बी। अब सबसे लंबा कौन है? बी। इसकी जानकारी के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता हुई? हमें यह कथन भी चाहिए, तभी तो हम जी और डी के ऊपर एल को लिखेंगे। यह भी चाहिए, तभी तो बी को एल के ऊपर रखेंगे। और एक्स जी से छोटा है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए, नहीं तो एक्स ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा यह कंफर्म नहीं हो पाते। तो हमें इन तीनों कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? कथन 1 2 और 3 सभी एक साथ पर्याप्त है। सभी के मदद से ही हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
ABCD पूरा जेड तक लिखा गया है। बोला है उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में उल्टा कर दिया जाए। इस अक्षर को क्या किया है, उल्टे क्रम में, यानी Z Y X इस तरीके से उल्टे क्रम में लिख दिया। अब जैसे ही उल्टा कर दे तो आप एक काम और कर लेना, उल्टा कर दे। अब बोला है कि दाएं से 9वां, तो जो दाएं बोला है ना, जो दाएं बोला है उसको आप बाएं ले लीजिए। क्या करना है, जो दाएं बोला है उसको आप बाएं ले लीजिए और जो बाएं बोला है उसको दाएं ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है दाएं से 9वां, इसको हम क्या मान लिए, बाएं से 9वां। अक्षर के बाएं 5वां, बाएं को क्या ले लेंगे हम, बाएं को हम ले लेंगे दाएं, बाएं को हम क्या ले लेंगे, बाएं को हम ले लेंगे दाएं, दाएं से 5वां। बस यही काम आपको कर लेना है, उल्टा काम कर लेना है। क्या करना है, बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर, बाएं से दाएं क्रम में उल्टा किया गया है, यानी जेड से शुरू करके और ए तक लिखा गया है। तो जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा किया जाए उस केस में अगर क्वेश्चन आपसे बाएं से पूछा जाए तो आंसर दाएं मान के करेंगे, दाएं पूछा जाए तो आंसर बाएं मानकर करेंगे। यही काम आपको करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दाएं से 9वां, इसको हम क्या लिए, बाएं से 9वां के बाएं 5वां, इसको क्या लिए, दाएं 5वां। कौन सा अक्षर होगा, यानी क्वेश्चन हो गया कि बाएं से 9वां के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। तो सवाल बनाने का देख लीजिए तरीका क्या है कि क्वेश्चन में जो पहले होगा आंसर उसी ओर से निकलेगा। तो क्वेश्चन में पहले बाएं है तो आंसर बाएं से निकलेगा, और अगर बायां दायां दो रंग रहेगा तो इन वैल्यूज को, इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा तो 9 और 5 क्या होगा, 14। यानी बाएं से 14 नंबर पर जो लेटर होगा वही आंसर, और बाएं से 14 नंबर पर कौन सा लेटर है, बाएं से 14 नंबर पर जो लेटर है वह आपका N है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए कैलेंडर से है। बोला है यदि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 15 अगस्त को। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 2011 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार के दिन मनाया गया। इसका मतलब 15 अगस्त 2011 का दिन क्या है, सोमवार है। ठीक है, यही हुआ ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, तो हमें बताना है कि 2014 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। क्रिसमस कब मनाते हैं हम लोग, 25 दिसंबर को। यानी हमें बताना है कि 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका कुल मिला के यही है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया था, बोला गया था कि 2011 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, यानी 15 अगस्त 2011 का दिन हमें पता है सोमवार। तो हमें बताना है कि 2014 में क्रिसमस कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को। यानी कि 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। 25 दिसंबर 2014 के क्रिसमस को हम किस दिन मनाएंगे, यह हमें बताना है। अब गौर से देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर का है, क्योंकि इसके आधार पर हमें तय करना है। यह सही भी डाटा हो सकता है, 15 अगस्त 2011 के दिन सोमवार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि अगर 15 अगस्त 2011 का दिन सोमवार है तो इसके बेसिस पर, इसी डेट से आगे हम लोग बढ़ेंगे 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अब तरीका देख लीजिए क्या है। हम लोग विषम दिन यहाँ पे यूज करते हैं और डेज का थ्योरम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले वर्ष के केस में आइए, 2011 से 2014 में कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप। तो 3 विषम दिन तो यह हो गया। प्रत्येक साल में 1 विषम दिन, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन, और जब आप 365 में 7 से भाग करिएगा ना तो 1 शेष बचता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन रिपीट होके आ जाता है। इसलिए जब भी वैल्यू 7 से बड़ा होता है तो उसमें हम लोग 7 से भाग करते हैं। तो 2011 से लेकर के 14 साल में 3 साल है, और प्रत्येक साल में 1 विषम दिन, तो 3 साल में 3 विषम दिन होगा। लेकिन लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, क्योंकि लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो 3 साल में 3 दिन तो ले लिए, लेकिन इसके बीच में कहीं लीप वर्ष भी आ रहा है क्या, 11 12 एक लीप वर्ष है, 13 14 नहीं, सिर्फ 12 है। यानी 1 दिन उस लीप वर्ष के लिए एक्स्ट्रा आएगा। यानी कुल मिला के कितना विषम दिन हो जाएगा, 4। तो ईयर के केस में कुल 4 विषम दिन आ गया। 11 से 14 3 साल का अंतर, तो 3 विषम दिन यह हो गया। 11 से 14 के बीच में जितने भी लीप वर्ष होंगे उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 11 से 14 के बीच में एकमात्र लीप वर्ष है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। ईयर के केस में हमारा ऑड डे आ गया, विषम दिन आ गया 4। अब वर्ष के केस में, डेट और मंथ के केस में चलते हैं। डेट और मंथ में देख लीजिए, अगस्त और दिसंबर में पहले कौन आएगा, तो पहले अगस्त आएगा। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो पहला महीना है ना उसके बचे हुए दिन को लिखिए। तो अगस्त पहला महीना, इसके बचे हुए दिन। अगस्त 31 दिनों का होता है, 15 दिन हो चुका है, अगस्त में 16 दिन बचा हुआ है। उसके बाद
जो बाकी का महीना है उसके विषम दिन को लिखिए। तो सितंबर 30 दिनों का होता है, 30 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 2 बचेगा। अक्टूबर 31 दिनों का होता है, इसमें 3 विषम दिन। नवंबर 30 दिनों का होता है, इसमें 2 विषम दिन। ठीक है, पहला महीना के बचे हुए दिन को लिखिए और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखिए। तो आखिरी महीना क्या है, 25 दिसंबर, तो इसके दिए गए तारीख को लिखिए। 15 अगस्त से हमें 25 दिसंबर तक पहुंचना है, तो अगस्त में कितना दिन बचा हुआ है, 16, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है। तो हमेशा पहले महीने के बचे हुए दिन और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखना है। ठीक है, और बीच का जो भी महीना होगा उसके विषम दिन, 30 दिन के महीने का विषम दिन 2 और 31 दिन के महीने का विषम दिन 3 होगा। अब आप क्या करिए, इन वैल्यूज को आपस में ऐड करिए, लेकिन ध्यान रहे जब आप इन सबों को जोड़िएगा तो अंतिम में हम लोग 7 से भाग भी करते हैं। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू है सबको आप जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ के कितना आता है, 25 2 27, 3 30, 30 2 32 और 16 48। इस पूरे का योग कितना आया, 48। और 48 में आप भाग करिए 7 से। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है ना तो 7 से भाग करिए। 7 छक्के 42, शेष क्या बचेगा, 7 छक्के 42, शेष बचेगा आपका 6। अब इसका मतलब यह हो गया कि डेट और मंथ के केस में जो विषम दिन आया है वह 6 आया है। अच्छा, डेट और मंथ का जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा कि माइनस, तो अगस्त से दिसंबर में जाना है, यानी कि इसका जो विषम दिन होगा वह प्लस होगा। इसका भी ध्यान रखिएगा कि आगे जाना है कि पीछे, डेट और मंथ के केस में तो आगे जा रहे हैं तो प्लस। और देखिए ईयर का जो आपका और डेज है वो प्लस होगा कि माइनस, तो यह भी प्लस होगा क्योंकि ईयर के केस में भी हम लोग आगे जा रहे हैं। दोनों को प्लस करिए, 6 और 4 10, फिर 10 में 7 से भाग करिए, 7 से भाग करिएगा, शेष कितना 3, यानी फाइनल जो विषम दिन आया वो आपका 3 आया। और हमें क्या करना है, कैलेंडर में आगे जाना है दोनों ही केस में, ईयर के केस में भी और डेट और मंथ के केस में भी। तो हम इस विषम दिन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सोमवार +3 करिए, आंसर आ जाएगा। सोमवार में 3 ऐड करिएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, बृहस्पतिवार दिया है, तो बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपका आंसर थर्सडे हो जाएगा। तो यह था आपका आखिरी सवाल। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।